हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मगध एम्पायर के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो हमारा सेशन था, एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें, एक मिनट। ठीक है, चल गया ये। तो हमारा मगध एम्पायर को हम देखेंगे आज, और मगध एम्पायर से क्वेश्चन अच्छे आते हैं और अच्छे से समझेंगे मगध एम्पायर के बारे में। हालांकि अगर देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात जब करता हूँ तो मैं आपको शुरू से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहली बात तो हमारी जो हिस्ट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है, फिर आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री, फिर आता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, पर दूसरा केस अगर हम बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आपका सबसे पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड बनते हैं आपके जो एक असेंडिंग ऑर्डर में रख रखा है, जैसे आपका बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसके बाद फिर आपके मगध एम्पायर में आ जाते हैं, और मगध एम्पायर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। इसलिए जो ऊपर के जो आपको शासक दिखेंगे अभी मगध एम्पायर में हम देखेंगे, वो ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। फिर भी हमारा काम है कि जो जो मेन मेन हाईलाइट पॉइंट पढ़ लें उतना हमारे लिए वैल्यूबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब से देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं मगध एम्पायर के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध के समय की बात हम कर रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध का टाइम ही था। बुद्ध के समय तक जो लगभग हम बात कर रहे थे, जब हमने लेटर वैदिक पीरियड की बात करी थी, तो वहाँ पर जनपद बनने लग गए थे, मैंने आपको बताया था। फिर उनके बाद धीरे धीरे महाजनपद बन गए। अब महाजनपद क्या होते हैं उसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, जनपद तो मैंने बताया कि एक अलग अलग तरीके से बने। अब उन जनपदों को ही अगर आप एक कंपाइल करके बहुत सारे जनपद को कंपाइल कर दिया और हमने बना दिया, तो वो बन गया महाजनपद। मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज जो हुआ करती थी या राज्य क्षेत्र हुआ करते थे, उन्हीं को सम्मिलित रूप तौर पे हम महाजनपद का नाम देने लग गए। ठीक है, तो महाजनपद मतलब बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। तो ओवरऑल हमसे क्वेश्चन कई बार आता है कि महात्मा बुद्ध के समय में कितने हमारे महाजनपद थे, तो उनका नंबर था 16। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमने बात करी थी सूत पिटक में, राइट। सूत पिटक में, सूत पिटक में इसको देखने को मिलता है कि 16 महाजनपद की बात की गई है। पर महाजनपद की हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात इसमें सारे के सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े साम्राज्य तो थे, पर इनमें सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था मगध। मगध ने बहुत बड़ा एक लैंड एरिया को कॉन्कर कर रखा था, अपने पास रख रखा था। जैसे मैं बात करूं कौन सा इलाका हुआ करता था मगध का, तो आप पूरा बिहार का इलाका समझेगा। बिहार आप सोचेंगे आज का टाइम का भी जा बिहार, तो बिल्कुल नहीं। उड़ीसा वाला पार्ट भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और उड़ीसा वाला पार्ट हो गया। नेपाल का थोड़ा सा सट के इधर नीचे की तरफ अगर आप मैप को ध्यान रखेंगे, तो हम जैसे इस तरीके से बात करते हैं, तो ये पूरा वाला पार्ट जो इधर का है आपका, बिहार वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला पार्ट, ये सारा मगध के एम्पायर में आता था। पर इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब धीरे धीरे आने लग जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत ज़्यादा लैंड एरिया ये जीत लेते हैं। और लास्ट में जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय रहता है, तो यहाँ तक फिर ये दक्षिण भारत तक भी इनका साम्राज्य पहुंच जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि दक्षिण भारत तक पहुंच जाते हैं। फिर जैसे अशोक का टाइम आता, तो अशोक के टाइम पे तो पूरा भारत ये कैप्चर कर लेते, बस एक जगह को छोड़ के, वो था आपका कलिंग। कलिंग वाला पार्ट, सोचिएगा नेपाल को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था उस समय में। अशोक की बात कर रहा हूँ, सम्राट अशोक की। तो बस कलिंग वाला रह गया था, और कलिंग को भी इन्होंने जीत लिया था। इसका मतलब पूरे भारत पर अधिकार हो गया था मौर्य, या बात करेंगे मगध साम्राज्य की, क्योंकि मगध साम्राज्य से ही एक निकलता है मौर्य साम्राज्य। आई मैं बताऊंगा कौन से। जैसे दिल्ली सल्तनत में हमने बात करी थी गुलाम वंश, खिलजी वंश, वैसे ही ये निकलता है मगध साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य आज तक के इतिहास में, चाहे आप कितने भी दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, कोई ऐसा साम्राज्य नहीं रहा जिसने पूरे भारत पर अधिकार कर रहा हो। ये इकलौता ऐसा साम्राज्य था मगध का मौर्य काल, जब आपके सम्राट अशोक आते हैं, उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। मतलब कोई बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाता था, इतने पावरफुल थे। बस एक कलिंग बच रहा था, तो कलिंग पे उन्होंने आक्रमण करके कलिंग को भी जीत लिया था। और मैंने बताया था 13 जो इनका शिलालेख है, 13वें शिलालेख में इसी के बारे में इन्होंने बताया कि मेरे को ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। मैं आगे बात करूंगा, अभी जब हम अशोक के बारे में बात करेंगे, सम्राट अशोक के बारे में, कि उन्होंने कैसे एक धम्म की नीति को अपनाया था ये युद्ध को छोड़ के। तो ये तरीका देखा जाए तो पूरे भारत में इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो यहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं मगध एम्पायर की। मगध एम्पायर को समझना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि मगध एम्पायर में कौन कौन सी एक तरीके से कौन कौन से वंश आए, क्या क्या तरीके आए, उनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। पहली बात हम बात करते हैं कि मगध एम्पायर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो आप इसको इससे रिलेट करके रखिएगा तो काम चल जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो 600 BC से लेके जो आपकी 600 BC सेंचुरी से लेके आप 400, या सॉरी 100 की बात कर रहा हूँ, 6 सेंचुरी से लेके 4 सेंचुरी के अराउंड BC की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इनका सारे समय काल देखने को मिलता है, शासनकाल देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात में दिमाग में आएगा कि मगध एम्पायर इतना बड़ा क्यों देखा गया, और भी तो महाजनपद थे, मगध इतना बड़ा कैसे बन गया। तो देखिए समझेगा, मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे
लेटर वैदिक पीरियड को देख लीजिए, कहीं भी उठा के देखेंगे तो इस वाले इलाके में जो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ भारत के मैप को। भारत का ये वाला मैप ऐसा समझ लीजिए, और इधर वाला पार्ट आप देखेंगे ये उत्तराखंड पड़ जाता है इधर की तरफ, इधर फिर आप धीरे धीरे चलेंगे नेपाल आ जाता है, इधर बिहार आ जाता है। बात करें तो सिंधु रिवर, मैंने बताया था ना सिंधु रिवर के यहाँ से जैसे आपका बलूचिस्तान वाला इलाका है, फिर पंजाब वाला इलाका है, फिर धीरे धीरे आप जाएंगे कश्मीर वाला इलाका आ जाता है। ये पूरा पार्ट बहुत उपजाऊ हुआ करता था और यहीं पर इनका एक तरीके से अधिकार था। जब हम बात करते हैं मगध एम्पायर की, पावरफुल होने का मेन कारण था कि उपजाऊ इलाके में बहुत ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। और फर्टाइल एरिया का मतलब क्या है कि जितना उपजाऊ वो जगह होगी उतना ही वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो ये रहा करते थे इस जगह, जो बिहार वाला पार्ट में बता रहा हूँ, ये पूरी तरीके से एक लैंडलॉक एरिया था इनके लिए। लैंडलॉक मतलब कि पूरी तरीके से इनको किले के तौर पे बंद हो रखे थे, कोई भी इन पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि राजगृह जो है इनकी, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसको राजगृह लिखा जाता है, बिहार में ही है राजगृह, इसको पूरी तरीके से हिल से घिरा हुआ था ये पूरी तरीके से, तो इसलिए कोई अटैक भी नहीं कर सकता था। मेन कारण ये भी माना जाता है। पर सबसे बड़ी बात ये कि आप अटैक तब करेंगे जब एक उस पर वो कमजोरी देखने को मिले। पर इसके शासक, सबसे बड़ी बात, जो बहुत कहते हैं महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, या बहुत ही पावरफुल थे अपने आप को किसी भी तरीके से देखा जाए। जैसे अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो कोई ना कोई शासक ऐसा देखने को मिलता है जो उस पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। पर ये ऐसा एक साम्राज्य रहा था, डायनेस्टी रही थी, जिसमें हर कोई एक से बढ़कर एक था। जैसे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, एक से एक बढ़कर, मतलब हर किसी की ये थी जिज्ञासा कि पूरे भारत पर अधिकार कर ले। तो वही सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो मेजरली कारण बोलूँ तो पावरफुल बहुत थे सारे शासक, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे हर चीज़ के लिए। वो सोचते थे कि कोई भारत का आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण ना करे हमारे पूरे इलाके में। ये सब चीज़ देखने को मिलती है। बाकी फर्टाइल एरिया था, पैसा बहुत ज़्यादा आता था, तो इस कारण भी देखने को मिलता है। आज मैं मगध एम्पायर का ऊपर का पूरा खत्म कर दूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य को अगले सेशन में देखेंगे, राइट। और जल्दी से जल्दी इसको एंड कर देंगे। पूरी मैंने टारगेट बना रखा है कि जैसे ये इस मंथ में ख़त्म हो जाए, फिर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जिसमें चले जाएगा, क्या नाम कहते हैं उसको, ज्योग्राफी को। और 1-2 दिन में करंट अफेयर का सेशन लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट आधा काम हो गया, उसके ऊपर 1-2 दिन में क्लास आ जाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहली बात। देखिए मगध एम्पायर में मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से आपके पहली बात जो हम बात कर रहे थे 544 से लेकर 322 BC तक ये देखने को मिलता है मगध का एम्पायर। और ये अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी देखने को मिली, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका नाम है बृहदत्त डायनेस्टी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बृहदर्थ डायनेस्टी। अब ये बृहदर्थ क्या है, मैंने बताया बहन, बृहदर्थ को जो आपका मगध एम्पायर का संस्थापक कहा जाता है। और मैंने आपको PDF में बताया था कि हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। पर देखिए हर्यक वंश सबसे पहला एक माना जाता है, मगध साम्राज्य का पहला वंश। पर अगर आप बात करेंगे बृहदर्थ के बारे में, तो वो डायरेक्टली हर्यक वंश की स्थापना नहीं करी थी उसने एक अपने नाम से डायनेस्टी बना दी, क्योंकि बहुत बड़ा महाजनपद के रूप में इसने उभारा अपने आप को बृहदर्थ ने। और सबसे पहले जो डायनेस्टी बनती है वो बृहदर्थ डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़ता है थोड़ा सा, और ये इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं देखने को मिलती है, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा नहीं माना गया। इसलिए हर्यक वंश पहला माना जाता है कि मगध साम्राज्य का पहला वंश देखने को मिलता है। पर फिर भी इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा होता है प्रयोदत्ता, ठीक है, प्रयोदत्ता, ये दूसरी इसकी डायनेस्टी बनती है। पहली ये बृहदत्त के नाम से, दूसरी प्रयोदत्ता, और तीसरी बनती है हर्यक वंश। पर इनकी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं देखने को मिलता है इन दोनों में। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखने को मिलता है हर्यक वंश। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश में आता है बिंबिसार, और बिंबिसार ने ही सबसे बड़ा काम करा था हर्यक वंश को ऊपर पहुंचाने में। टेरिटरी बहुत ज़्यादा ऊंची कर ली थी इन्होंने अपनी, उसी चीज़ को समझेंगे। ये PDF में जो लिख रखा है आप इसको बाद में पढ़ते रहिएगा, मैं अपने हिसाब से कराता हूँ जैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मगध एम्पायर का टाइम पीरियड याद रखना। सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, 544 BC से लेकर 322 BC के अराउंड, ठीक है। इतना लंबा समय काल रहना कोई आसान काम नहीं होता। अब आप कह सकते हैं कि लगभग 150-200 वर्ष के अराउंड इनका शासन काल रहा था। सबसे पहली बात हम बात करते हैं हर्यक डायनेस्टी के बारे में। हर्यक डायनेस्टी का टाइम कब से कब तक रहा? 544 से लेके और आपका रहता है 412। अब ये बोलेंगे कि मैंने बोला आपको बृहदत्त डायनेस्टी, क्योंकि बृहदत्त डायनेस्टी पहले इसने नाम बोला था, हर्यक डायनेस्टी का नाम बाद में रखा गया। पर ये कई दस्तावेज में या कई बार हम पढ़ने को देखते हैं हम इतिहास में, तो हमें यही देखने को मिलता है कि हर्यक वंश की स्थापना यहीं से हो जाती है, ठीक है। और कई जो इतिहासकारों का मानना है कि पहले हर्यक वंश की स्थापना नहीं हुई थी, पहले बृहदत्त ने अपने नाम पे रखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हर्यक वंश बना। पर मेजरली हम बात करें तो मगध एम्पायर बहुत बड़ा था, इसलिए हर्यक वंश से ही माना जाता है। 544 से लेके 492, सॉरी 12 नहीं है, 492 हो जाएगा, 492 BC तक ये देखने को मिलता है हर्यक डायनेस्टी का शासनकाल।
अब देखिए बिंबिसार एक जो शासक था, मैंने बोला हर्यक वंश का संस्थापक के पहली बात क्वेश्चन आता है कौन है बिंबिसार। ऐसे छोटा मोटा शासक नहीं था बिंबिसार, अगर हम बात करें बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से हर तरीके से काम करा था बिंबिसार ने, चाहे युद्ध हो चाहे किसी भी तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करना हो, ये हर चीज़ में। एक मिनट मैं ज़रा एक चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, बिंबिसार ने अपने आप को हर तरीके से बना रखा था, जैसे किसी से युद्ध करना है तो डरना भी नहीं, किसी तरीके से युद्ध करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहती थी, क्योंकि पावरफुल, पैसा बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, इसने ये चीज़ सोच रखी थी कि स्ट्रैटेजिक मुझे ऐसे काम करने की जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पावरफुल थोड़ा आने वाले टाइम पे हो जाएगा, वहाँ पे मैं एक संधि कर लेता हूँ शादी करके। अब किसी से आप शादी कर लेते हो तो जाहिर सी बात है, आप वहाँ के जमाई बन गए तो वो आप पे अटैक तो करेंगे नहीं, आपका वहाँ पर एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने के कारण इसने ये भी एक स्ट्रेटजी अपनाई अपनी, और इसलिए विवाह जो करता है ये हर्यक डायनेस्टी का बिंबिसार, इसको समझ लेते हैं पहले सबसे बड़ी बात। एक मिनट, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था कि ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अभी यहीं से देख लेते हैं, इरेज करके आगे बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बृहदत्त आगे, फिर बिंबिसार आया। बिंबिसार के बाद अब बिंबिसार ने संस्थापक करे हर्यक वंश की, शादी करी। अब शादी किससे करी, काशी की राजकुमारी से। अब काशी उस टाइम पे बहुत बड़ा महाजनपद था, मतलब कि इतना बड़ा तो नहीं था हर्यक वंश के बराबर, हम बात करते हैं मगध के सामने साम्राज्य छोटा सा था, पर काशी एक पावरफुल माना जाता था। और हमेशा से बिंबिसार के दिमाग में था कि अगर मैंने इसमें एक मैट्रिमोनियल एक अलाइंसेस के तौर पे काम नहीं करा तो मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। तो ये शादी करने के लिए अपना एक न्योता रखता है, और वहाँ पर शादी के लिए अलाउ कर दिया जाता है। कोशला देवी से शादी होती है इसकी, कोशला देवी, ठीक है, कोशला देवी। और ये काशी की एक तरीके से राजकुमारी थी। तो पहली बात, काशी को एक अपन अंडर में लिया है, क्योंकि काशी आने वाले टाइम पे बड़ी दिक्कत कर सकता था हर्यक वंश को, इसलिए सबसे पहले दिमाग में लगाया बिंबिसार ने कि मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, जिससे मेरे को एक आराम से कोई दिक्कतें आना मिले। इसके बाद एक और महाजनपद के तौर पर देखा जाता है जो बड़ा था, जिसका नाम था वीरजी। वीरजी ऐसा लिखा जाता है इसको। ये भी एक बहुत बड़ा महाजनपद था, और ये भी डरावना एक तरीके से कह सकते हैं इसके लिए था कि कल आने वाले समय में आक्रमण ना हो जाए। वैसे आप इसके टाइम पे अगर हम बोले क्या कौन सी जगह है, तो ये इसको कहते हैं आप वैशाली वाले जगह, वैशाली। तो इस पे भी डर था, तो इसने क्या करा, यहाँ से भी शादी कर ली। एक तो कौशला देवी से कर ली, और दूसरी बात इसने करी चेलना से। आपने नाम जरूर सुना होगा, चेलना का नाम। चेलना, चेलना कहाँ की राजकुमारी थी, यहीं से थी। या वैसे अगर आपसे पूछा था स्पेशली कौन सी जगह थी, लिच्छवी, लिच्छवी जगह की राजकुमारी थी। इसने दोनों तरीके से शादी कर ली, और आप सभी जानते हैं लिच्छवी से रिलेशन था भगवान महावीर का, या महावीर स्वामी का, स्वामी महावीर जिनको कहा जाता है। तो कई बार आता है कि बिंबिसार से रिलेशन था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, कौन, महावीर स्वामी, राइट। अच्छा, दूसरी बात, मैं बिंबिसार के बारे में बात कर रहा हूँ, हर्यक वंश का संस्थापक। ऐसा वैसा शासक नहीं था बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा शासक था, काशी वगैरह से तो चलिए था कि इसने शादी करके एक अलायंस में बना लिया था, पर इससे आक्रमण करने से लोग इसलिए भी डरते थे क्योंकि इसने अपनी जो आर्मी बनाई थी वो फुल टाइम आर्मी थी, फुल टाइम। पूरे अगर आप मगध एम्पायर में देखेंगे बिंबिसार के बारे में, इसने शुरुआत करी थी कि फुल टाइम आर्मी हो। क्या हुआ करता था पहले टाइम पे, जैसे मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड में सभी का ये रहता था कि आर्मी बना लेते, इतना युद्ध होता नहीं है, अपने अपने तरीके से देखेंगे। पर युद्ध आगे बढ़ने लगा जब महाजनपद बन गए, तो फुल टाइम आर्मी बनाने का जो दिमाग में आता है वो इसी के दिमाग में आता है। जैसे कोई इसकी लड़ाई होती है आसपास के जनपद से, इसके टाइम पे 4 महाजनपद थे इसको मिला के, 3 और बड़े थे जो मैंने एक बताया, वीरजी था, दूसरा कौशाम्बी था, या काशी आप कह सकते हैं उसको। तो इसके दिमाग में रहा कि ये लोग पार्ट टाइम सेना को यूज़ करते हैं, तो मैं फुल टाइम रखूंगा, जैसे अचानक से आक्रमण कर दूं इनके ऊपर तो ये वैसे ही हार जाएंगे। इसने ऐसे कई जगहों में करा जिसके कारण मगध एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया, इसने बहुत जगहों को कैप्चर कर लिया। अब ये क्या करता था, वहाँ पर पूरी जगह में तो अपनी टेरिटरी बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि सेना भी बहुत बड़ी चाहिए, उसके लिए खर्चा भी चाहिए। तो क्या करता था, उस जगह को अपने पास अंडर में कर लेता था, और वहाँ से कहता था कि आपको मुझे एक पेंशन के रूप में सैलरी देनी पड़ेगी, और उतना रेवेन्यू जनरेट करता था कि जितना अगर वहाँ पर रह के भी खुद नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कमर तोड़ देता था सामने वाले साम्राज्य की या वंश की। तो यही देखने को मिलता है कि इसने अपने आप को एक बहुत इंप्रूवमेंट तरीके से आगे काम करा। याद रखिएगा बिंबिसार का टाइम पीरियड पूछा जाता तो 492 तक था, ठीक है। हर्यक वंश का तो था 544 से लेकर 412 इसका टाइम, और इसका था 492, ठीक है, 544 से लेके बिंबिसार का 492 तक। तो दोनों का ध्यान रखना है, वैसे ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार की पूरी कहानी हो गई। अच्छा, बिंबिसार, इसके अलावा मैं कुछ और बात बताऊं, जैसे कि बिंबिसार के बारे में क्या क्या चीज़ है। पहली बात, इसकी कैपिटल कौन सी थी, मैंने बताया राजगृह, ठीक है, राजगृह। राजगृह बहुत ही
प्रोटेक्टिव अगर हम बात करें जगह, इसके लिए सबसे अच्छी थी। यहाँ पर कोई आक्रमण होने की संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलती थी। वैसे राजगृह को गिरिब्रज भी कहा जाता है, गिरिब्रज ये भी कहा जाता है इसको, राइट। अच्छा, जो हमने बात तरीके से देख ली कि इसकी राजधानी पहले क्या हुआ करती थी। फिर उसके बाद इसने क्या करा, मैंने बताया एक जीवक के बारे में। देखिए ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी इंटरेस्ट करा देता हूँ जीवक के बारे में। इसके दरबार में एक जीवक रहा करते थे, जिसको कह सकते हैं कि एक डॉक्टर के तौर पे, चिकित्सक के तौर पे। इसके सामने एक जैसे हम बात करें इधर वाले पार्ट में, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, सॉरी ईस्टर्न वाला पार्ट है, इधर पूरा अधिकार था भारत के, इधर बीच में इसको आक्रमण होने का डर था। अब मेरे को याद नहीं आ रहा राजा का नाम, क्योंकि खास आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वो आक्रमण करने की उसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी कि इस पर आक्रमण करके बिंबिसार को बाहर कर देंगे। अब बहुत तेज दिमाग का था बिंबिसार, उसको पता था कि चलिए जीत तो मैं जाऊंगा पर बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे भी होगा। इसने क्या पता चला इसको कि बीच में जो इसका राजा था, एकदम दिमाग से मेरा निकल रहा है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो वो उसको टाइफाइड हो जाता है, पीलिया। अब पीलिया हो जाती है, तो ये जीवक बहुत ज़्यादा उस जमाने में बहुत ज़्यादा फेमस एक डॉक्टर के रूप में माने जाते थे, चिकित्सक के रूप में। इसने एक दोस्ती के रूप में इसने बोला कि आप युद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप युद्ध कर लीजिएगा, पहले आप ठीक हो जाइए, मैं अपने एक डॉक्टर को भेज रहा हूँ जो आपको ठीक कर देंगे। सबसे बड़ी बात क्या, जीवक ने इलाज कराओ, ठीक हो गए वो। तो जीवक के इस काम से और बिंबिसार के इस नेचर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बोला हम आपसे लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, आप आज के बाद हमारे मित्र हैं, और आप जो भी होगा हम आपस में मिल के करेंगे सारे काम को। तो यहाँ से भी इसने अपने एक एरिया बहुत कैप्चर कर लिया। तो मतलब समझ में आ रहा होगा, डिप्लोमेटिक बहुत अच्छी एक विजय देखने को मिलता था। इसलिए आपको ध्यान रखना है जीवक किसके दरबार में रहा करते थे, किसके, बिंबिसार के। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। बिंबिसार के बारे में एक क्वेश्चन हो रहा था कि बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। देखिए इसके लिए कोई फिक्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बताया जैन धर्म से रिलेशन देखने को तो मिला था, क्योंकि महावीर स्वामी का रिलेशन था इनके साथ। बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ क्लियरिटी देखने को नहीं मिलती, और ये क्वेश्चन एसएससी में आया था, और ये एक उस समय डिस्प्यूट क्वेश्चन था। एसएससी ने सबको नंबर दिए थे, ये शायद 2016 या 17 की बात है, शायद 2015 की बात है। ये क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार कौन से धर्म का अनुयायी था, बिंबिसार बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, किस धर्म का था। तो दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं कह सकते। हाँ, पर यह था कि इसने काफ़ी हद तक बिंबिसार बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्ट मतलब रेस्पेक्ट करता था। हाँ, जैन धर्म के बारे में कभी उल्टा नहीं करा, न कुछ। कई जगह जैन धर्म में भी जैसे गिफ्ट वगैरह देने थे, देता था। इसलिए कुछ अगर हम साक्ष्य तौर पे देखा जाए तो बिंबिसार का कुछ कह नहीं सकते कि कौन से धर्म को है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आता है कि दोनों धर्म में से कोई नहीं, तो आप उस पर जाए। अगर इन सपोज मान के चलिए, सपोज आ जाता है कि कौन से धर्म से रिलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पसंद करता था, तो बौद्ध धर्म को। ये कहीं भी प्रमाणिक तौर पे नहीं देखने को मिलता है कि दोनों धर्म में से किस तरफ इसका रुझान देखने को था। वैसे बौद्ध धर्म आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आता है। वैसे दोनों में से मैंने आपको क्लियरिटी बता दी जो एसएससी में आया था, और कई लोगों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन भी करा था कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च करा, यूपीएससी के बच्चों से पता करा, तो कहा ये सब बुक्स में पता चला कि कोई क्लियर है नहीं, इसलिए एसएससी ने सभी उस टाइम पे सभी लोगों को नंबर दिए थे। इसलिए क्वेश्चन ऐसा आने की संभावना थोड़ी कम है। अब होता है बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु बनने के बाद अजातशत्रु ने क्या काम करा, सीधे अपने फादर को मार दिया। पहले इसने क्या करा, मारा तो वैसे नहीं था, पता इसने पहले अपने फादर को बोला कि अपनी राजगद्दी छोड़ दीजिए। तो बिंबिसार, मैंने बताया, महत्वाकांक्षी शासक हमेशा से एक स्ट्रैटेजिक रहा हर चीज़ में। उसने बोला मैं अपने राज्य को तो नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगा कि ठीक है। उसने उठा के अपने फादर को, बूढ़ा हो गया था इसका पिता बिंबिसार, जो बूढ़ा हो गए थे, तो जेल में डाल दिया गया। जेल में ऐसे तरीके से खाना वाना काफ़ी दिन तक नहीं दिया, और फिर इसके बाद बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु उसमें कार्यभार संभाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता रखा कहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा की गई। अजातशत्रु की हत्या किसने करी, उदयन ने करी। तो इसलिए इसको पितृहंसा कहा जाता है, इसको पितृहंसा। इस पूरी डायनेस्टी को, हर एक डायनेस्टी को, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, रेलवेज के, सॉरी बीपीएससी के एग्जाम में आया था एक बार ये, तो आपसे पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए हर किसी का बेटा अपने फादर को मार दे रहा है, या किसी तरीके से, ऐसे सर कलम तो नहीं करा किसी का भी इन्होंने, जैसे उठा के जेल में डाल देते थे, खाना वगैरह नहीं देते थे। और जाहिर सी बात है, एक आदमी जो रॉयल फैमिली से शुरू से रहा है, वो जेल में रहेगा, बदबूदार कमरों में, खाना पीना ढंग का नहीं मिल रहा, तो जाहिर से ज़्यादा मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये पितृहंसा ये बोला जाता है कि कौन से एक साम्राज्य को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हर एक डायनेस्टी को कहा जाता है, क्योंकि सारे बेटों ने अपने अपने पिता को मार दिया था। ठीक है। अच्छा, अजातशत्रु का टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। हालांकि मैंने सारे शायद बता रखे पीडीएफ में, फिर भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। अजातशत्रु का टाइम पीरियड होता है 492 से लेके, क्योंकि इसके फादर 492 बीसी तक रहे, तो बिंबिसार के बाद फिर आता है अजातशत्रु, जो लगभग आप कह सकते हैं 32 साल तक इसने शासन काल को संभाला।
और ये बहुत ज़रूरी है, इनके टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। बिंबिसार हो गया, सॉरी ये अजातशत्रु का टाइम है, और बिंबिसार का मैंने बताया 544 से लेके 412 तक, सॉरी 492 तक, ये अजातशत्रु सॉरी बिंबिसार का। तो दोनों का याद रखना है, ए और बी के हिसाब से। अब इसने अपने पिता को मार दिया, किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि ये कौन से धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। वैसे मैं बताऊं तो अगर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा और बौद्ध और जैन दोनों दिख रहे हैं तो आप बौद्ध धर्म के साथ जाइएगा, पर इसके लिए भी कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब ये प्रमाणिक तौर पर क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत पुराने जमाने की बात है। चलिए आप मुगलों के बारे में बात करते हैं। मुगल में से आपका औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, इन सभी के बारे में इसलिए क्योंकि बहुत पुरानी बात ज़्यादा नहीं है, आधुनिक तरीके से देखा जा सकता है, सारे साक्ष्य प्रमाणिक है, पर ये बहुत पुरानी बात थी। इसलिए बौद्ध धर्म के किसको अनुयायी था, किस लिए था, क्योंकि हर जगह से सपोर्ट भी करता था अजातशत्रु। क्योंकि अगर हम बात करें जैन धर्म का, इसने करा था तो बिल्कुल करा था, जैन धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। अब आप लोग बोलेंगे कि आपने तो बोला था अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति कराई थी, बिल्कुल कराई थी, पर ये बाद में बना था बौद्ध रूप से। पहले जैन धर्म का बहुत ज़्यादा अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में बौद्ध संगति के रूप में अजातशत्रु ने कराई थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये चेलेना का पुत्र था, किसका? चेलेना का। चेलेना जो बिंबिसार की दूसरी वाइफ थी, और इसने अपनी जो दूसरी माता थी उस वाले इलाके में, जो हमने बात करी थी काशी वाले इलाके में, इसने अटैक करवा दिया था। वो डिटेल का पॉइंट है, आपके लिए खास जरूरी नहीं, जो जो मैंने बात करी बस याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है अजातशत्रु किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। वो तो आप सभी जानते हैं कि इसने बौद्ध संगीति कराई थी, पर ये जैन धर्म का भी अनुयायी था, कई बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे। अगर सपोज मान के चलिए कि, वैसे सिंपल बात यह है कि ये लास्ट में माना जाता है कि आदमी ने अपने अंतिम समय क्या बिताया, तो उसने बौद्ध धर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करा, हालांकि पहले जैन धर्म के साथ ये ज़्यादा एग्री करता था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, बाकी ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का कब महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसी के टाइम पे हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आपको साल याद है दोनों के, तो आप उसको रिलेट करने में आसानी हो सकती है आपको अजातशत्रु के टाइम के हिसाब से। अच्छा, कहाँ तक देख लिया हमने? अजातशत्रु का देख लिया, और कुछ तो मेरे हिसाब से बहुत संगीति हो गई। हाँ, सबसे बड़ी बात इसको कुणिक कहा जाता था, कुणिक, कुणिक कहा जाता था इसको। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, किसको कहा जाता था इसको, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है। इसके बाद आया था उदयन। उदयन, अब उदयन का काम भी क्या था? मैंने बताया कि सभी बेटे अपने फादर को मार रहे, इसने भी अपने फादर को मार दिया, इसने उठा के अपने फादर को जेल में डाल दिया कि अब आप भी बहुत महत्वाकांक्षी हो, आपका भी टाइम आ गया, आप भी अंदर जेल में जाइए। इसने बंद कर दिया अपने फादर को, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। उदयन का टाइम पीरियड रहता है 460 से लेके, क्योंकि 32 वर्ष इसने शासनकाल संभाला था अजातशत्रु ने, तो 460 से लेके 444 तक रहता है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इसका टाइम पीरियड, ये तीनों बहुत ज़रूरी है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। 444 तक रहा, इसने अपने फादर को मारा। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। हाँ, बस याद रखिएगा उदयन के बारे में थोड़ा सा क्लियर रखना है। वैसे तो कई जगह माना जाता है कि अपने फादर की तरह इसने बौद्ध धर्म को ही अपनाया, बौद्ध धर्म को कई जगह आप मानेंगे। वैसे एसएससी का माना गया है जैन धर्म, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में आया था ये, और मैं उस चीज़ को देख नहीं पाया कि लोगों ने डिस्प्यूट करा था कि नहीं, पर जैन धर्म एसएससी ने माना था, तो आप जैन धर्म के हिसाब से ही चले कि उदयन को एक तरीके से जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। और इसने फिर एक चीज़ से बस क्वेश्चन बनता है कि इसने अपनी राजधानी, जो राजगृह हुआ करती थी इसके दादा के टाइम पे, इसने उसको पाटलिपुत्र में बदल दिया। और पाटलिपुत्र कहाँ पर है आज के टाइम पे? प्रेजेंट टाइम में बिहार में ही है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को बनाया किसने था, तो उदयन ने ही इसकी स्थापना करी, और इसी को इसने राजधानी बना दिया। कारण ये भी था कि ये राजगृह से इतना ये कॉन्फिडेंट हो गया था कि इससे कोई अटैक नहीं कर सकता। राजगृह एक प्रोटेक्टिव इलाका था बहुत ज़्यादा, इसने सोचा कि अब कोई अटैक करेगा नहीं, इसलिए पाटलिपुत्र वाली जगह को ही कैप्चर कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा एक अच्छे रिसोर्सेज के हिसाब से जगह मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मिलते थे, संसाधन वगैरह, हर चीज़ बहुत आराम से जिंदगी थी, इसलिए इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। इसका मेन कारण ये था, राइट। इसके बाद अब आता है उदयन के बाद सारी कहानी खत्म हो जाती है, उदयन चले जाता है। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग, शिशुनाग ऐसे लिखा जाएगा। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होती है, और शिशुनाग की स्थापना करने वाले का व्यक्ति का नाम ही शिशुनाग था, तो उसने अपने नाम पे शिशुनाग डायनेस्टी का नाम कर दिया। अब इसने क्या करा, देखिए, इसने वैशाली की स्थापना कर दी। वैशाली कहाँ पर है आपका? बिहार में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वैशाली कहाँ है। फिर इसने इसके बाद राजधानी इसको बना दिया। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी अपनी पूरी तरीके से डायनेस्टी बना रहा है, वो अपनी राजधानी चेंज करेगा ही, तो उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी। तो तीनों को याद रखिएगा। आपके बिंबिसार के टाइम पे राजगृह थी, फिर अजातशत्रु के टाइम पे भी राजगृह थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं याद करने में। इसके बाद आता है इसका बेटा, या इसका पोता कह सकते हैं, अजातशत्रु के बाद जो इसका बेटा आता है उदयन, ये क्या कर लेता है, पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना लेता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था ये।
इसके बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आती है और वो बना लेता अपना वैशाली। कहने का तात्पर्य है कि सारे बिहार के आसपास ही घूम रहे, बिहार उड़ीसा वाले इलाके में, इसलिए आप समझ सकते हैं कि राजधानी ज़्यादा दिक्कतें करेंगी नहीं। इसके बाद देखिए शिशुनाग डायनेस्टी की सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें, एक इसका शासक रहा था। बाकी आपसे पूछा जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1414 से लेके बीसी की बात कर रहा हूँ मैं भी, बीसी से लेके 396 बीसी तक। और ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ इनकी डायनेस्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आ जाता है कि शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो ये ध्यान रखिएगा 414 बीसी से लेके 396 बीसी तक। शिशुनाग डायनेस्टी के बहुत सारे शासक रहे, पर इसमें सबसे बड़ा एक का नाम था जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक इसने बहुत ही, मैंने जो आपको कई चीज़ें बता रखी कि कालाशोक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसने सेकंड बौद्ध संगीति कराई थी, मैंने ये बताया था आपको। अजातशत्रु ने पहले कराई, इसने सेकंड कराई। तो डायरेक्टली आ जाता है कि कौन सी धर्म क्यों अनुयायी था। तो आपको कन्फ्यूजन क्या होती है, हम रट्टा मार के, हमारा माइंड इसलिए अलर्ट रहता है, मैं कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान भी रखना है। ऐसे कई बार गलतियां कर जाते हैं लोग कि हमने रट्टा मारा का सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक ने करे, पर अगर आपके सामने क्वेश्चन घुमा के आ गया थोड़ा सा, बस आपको दिमाग को घुमाना है, क्योंकि आप वहाँ पर पेपर में इतने थोड़ा से टिपिकल सिचुएशन होते कि आप समझ नहीं पाते। वहाँ पर आएगा कौन से धर्म का अनुयायी है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि बौद्ध धर्म था, जैन धर्म क्या, क्योंकि भूल गए कि हाँ सेकंड बौद्ध संगीति तो हमने रट्टा मार रखी, याद नहीं करी। जाहिर सी बात है, कोई आदमी अनुयायी तभी बनेगा जब उसकी कोई उसको पेट्रोनेज दे रहा है, उससे उसके साथ एग्री कर रहा है। इसलिए हमने कहा देख लिया कालाशोक के बारे में। कालाशोक का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाता है 396 बीसी के अराउंड इसने अपना टाइम शुरू करा था, और ये रहता है लगभग 368 बीसी के अराउंड। ये खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसका टाइम पीरियड, फिर भी आप याद रख सकते हैं कालाशोक के बारे में। इसके टाइम पे सबसे ज़रूरी बात, इसने सेकंड बौद्ध संगीति कराई, और इसको काक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। काक वरिन भी कहा गया कई जगह, काक वरिन या काक वर्ण भी कहा गया। काला रंग, क्योंकि कालाशोक के नाम से ये, और इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये एन है और ये ए है, वरीन RINA, काकवरीन इसको कहा गया था। इसका टाइम पीरियड जो मैंने बताया। तो ये हो गया कालाशोक के बारे में। कुछ खास इसका देखा जाता नहीं है, क्योंकि बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके टाइम पे। पर ये ध्यान रखिएगा कालाशोक बहुत ही प्रतापी शासक था, कोई आसपास इसके भटकता भी नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि इसमें कई ऐसे, वैसे तो माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेट करता था। वैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में कई लोग इसके लिए कहते हैं कि इसने करा था, कई ऐसे दस्तावेज में माना जाता है कि इसने करा था, पर कई लोग कहते हैं बौद्ध संगति के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म के साथ। तो वैसे बहुत प्रतापी शासक था, कोई भी इसके सामने आजू बाजू दिखता नहीं था, मतलब बहुत प्रतापी शासक। कालाशोक के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, कालाशोक खत्म होता है यहाँ से। फिर देखिए शिशुनाग वंश का ही मैंने बताया ये शासन चल रहा है। तो इसके टाइम पे एक लास्ट में रहता नंदीवर्धन, जो इसका टाइम का सबसे अंतिम शासक था। और अंतिम शासक तो जरूर याद रखा करें कि शिशुनाग का कौन सा अंतिम शासक है। देखिए इसको लेके भी थोड़ा सा विवाद रहता है, कई लोग नंदीवर्धन कहते हैं, कई लोग कहते हैं महानंदीन। अब कई लोग कहते हैं इन्हीं का नाम महानंदीन है, इन्हीं का नाम नंदीवर्धन है। तो अगर ऑप्शन में आता है तो आप इसको ज़्यादा लगाएं, नंदीवर्धन को। ज़्यादातर बुक्स में आपको ये दिखने को मिलेगा। महानंदीन मैंने किसी बुक में देखा था, इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया है। और तो ये ध्यान रखिएगा। और महानंदीन इसलिए माना जाता है कि इसका अंतिम शासक था किसका नाम, शिशुनाग डायनेस्टी का, क्योंकि क्या नाम है, इसी का एक नाजायज बेटा बनता है, नाजायज ही बोला जाता है, जिसका नाम था महापदम नंद। इसलिए महापदम नंद जो इसका नाजायज बेटा था वो इसको हटा देता और खुद बन जाता शासक। इसलिए माना जाता है कि महानंदीन जो था ये अंतिम शासक था इसका, शिशुनाग डायनेस्टी का। तो आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके रखेंगे तो काम चल जाएगा। और फिर बाद में महापदम नंद जो इसका बेटा था वो शासक बनता है, और वो नंद वंश की डायनेस्टी की रख देता है शिला। और जो शासक बना है महापदम नंद, बहुत प्रतापी शासक महापदम नंद। और जो भी इसके शासक बने हैं वो सारे के सारे खतरनाक हैं। यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में मैं। महापदम नंद जो शासक बनता है, बहुत ही खतरनाक शासक, मतलब जो भी बने हैं ना इस नंद वंश के, ज़्यादातर खतरनाक ही रहे। सबसे पहली बात हम करते हैं इसके बारे में, महापदम नंद के बारे में। इसने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, जैसे आप सभी जानते हैं परशुराम के बारे में। परशुराम, भगवान परशुराम माना जाता है, इनको माना जाता है कि ये भगवान शिव के अवतार थे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, आपने इस पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा परशुराम के बारे में। इसलिए परशुराम की एक टाइटल दिया गया था किसको, इसी को, महापदम नंद को। इसने जितने क्षत्रिय थे, बहुत पावरफुल था ये, हर किसी के साथ मतलब युद्ध में जाता था, चाहे जरूरत पड़े ना पड़े। जैसे इसको पता चल गया क्षत्रिय है तो उसको पूरी तरीके से निपटा देता था ये, मतलब मारना है उसको चाहे कुछ भी हो जाए। महापदम नंद के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। इसका टाइम पीरियड लगभग कहते हैं कि 366 BC से लेकर रहता है इसका 329,
ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, पर इसने बहुत ज़्यादा विध्वंस फैला दिया था और इसलिए इसको एक राट कहा जाता है। एक रात या एक रट कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक राट ऐसे लिखा जाता है, एक रात, या कई लोग इसको एक रथ पढ़ते हैं, वैसे एक राट पढ़ा जाता है। दोनों में से कोई भी आप बस आप ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद को कहा जाता है। और इसको एक और बोला जाता है एक छत्र। क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि इसने बोला कि क्षत्रिय कोई बचेगा ही नहीं, मैं सबको मार दूंगा, इसलिए इसको एक छत्र बोला गया। और ये अपने आप को क्षत्रिय मानता था, पता नहीं ऐसे क्या सिचुएशन, कई लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय नहीं था, कई लोग बोलते हैं ब्राह्मण था, पर इसने सभी को मार दिया, इसलिए इसने अपने आप को एक रथ के नाम से रखा, अपने आप को एक राट या एक छत्र, मतलब राट मतलब राज्य के रूप में इसने बोला, रात एक राजा मैं ही हूँ। और बहुत इसलिए आप रिलेट भी कर सकते हैं एक छत्र के रूप में कि क्षत्रियों को इसने विनाश कर दिया। बस यही टाइटल इसने दो अपने पास रखे थे और इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन बनते हैं नहीं महापद्मनंद के बारे में, इसलिए इसको परशुराम का अवतार भी माना गया। कई जगह जो पौराणिक कथाओं में अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, कई लोग उस जमाने में रहे तो इन्होंने इसको परशुराम का अवतार माना। पर इसने बौद्ध धर्म के सॉरी इसने हिंदू धर्म के अलावा अगर हम बात करते हैं, सभी धर्म को रेस्पेक्ट तो करता था, पर इसने जैन धर्म अपना लिया बाद में। जैन धर्म, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं कि कौन सा धर्म का अनुयायी था, ये आज तक तो देखा नहीं मैंने, पर आ सकता है तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इसने, जैसे मैं आपको पता है, मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है कि ये जैन धर्म से ऐसे इंप्रेस हुआ था क्योंकि पहले तो इसने बहुत ज़्यादा विध्वंस फैला दिया था इसने, फिर इसने कलिंग पे आक्रमण करा और कलिंग पे आक्रमण करने के बाद वहाँ से एक जैन मूर्ति को लेकर आया और इसने मगध में उसको स्थापित कर दिया। तो बहुत ज़्यादा इसको लगा हुआ, काफ़ी चीज़ों के बारे में इसने ध्यान दिया। फिर बाद में कहा जाता है कि लास्ट में फिर न्यूट्रल हो गया था, पर न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, लास्ट में इसने, पहले तो इसने बहुत ज़्यादा विध्वंस फैला दिया था। इसी के 8 पुत्र हुआ करते थे, वैसे कई जगह 10 पुत्र बोलते हैं, वैसे 8 पुत्र, आप क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वैसे 8 पुत्र पूछे जाते हैं। 8 पुत्रों में से एक बनता है धनानंद, इसका राजा धनानंद। और धनानंद के बारे में आप जानते हैं सिकंदर का समकालीन था, ये इससे एक कदम आगे बढ़कर था। इसने अपने भाइयों को, मतलब मारा तो नहीं किसी को, पर हाँ बुरा हाल कर दिया था कि कोई इसके सामने डरता था आगे कि राजा कोई बनेगा, तो धनानंद राजा बन जाता है। और धनानंद का टाइम जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, 329 से लेके 321 BC तक रहता है, बहुत छोटा टाइम पीरियड, और इतना इम्पैक्टफुल इसका शासनकाल था कि एक टाइम पे सिकंदर भी डर गया था इससे। मैं भी इसकी कहानी बताता हूँ कि कितना पावरफुल था ये। पर पावरफुल तो था, पर इतना घमंडी था। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को अचीव करते तो घमंड आपके अंदर आ ही जाता है। घमंड आ गया, क्रूर बहुत था, मतलब कोई किसी ने इसकी बात को, मतलब अपने आप को बहुत विद्वान समझता था कि किसी ने अगर वार्तालाप में इसके साथ कोई डिबेट करने लगे और इसको लगे मेरे को बातें मेरे से ज़्यादा आगे निकल रहा है, तो सीधे उसको उल्टा सीधा मतलब बोलना या एक तरीके से दरबार से बाहर निकाल देना। एक ऐसे ही केस होता है जब इसके टाइम पे चाणक्य रहते हैं, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, अर्थशास्त्र जी इन्होंने लिखी थी, तो चाणक्य रहते हैं और चाणक्य इसके दरबार में रहा करते थे, तो वार्तालाप तो होती थी, बातचीत होती थी। तो एक बात में ये इतना घमंडी था, ये माना जाता है और लिखा है कई बुक्स में कि वार्तालाप में चाणक्य कुछ इसको बात को बोलते हैं। चाणक्य आप जानते हैं आज तक ये चाणक्य नीति यूज की जाती है, वो हर पॉइंट को कुछ तोल मोल के बोलते थे, तो ये बात रखते हैं और ये इस चीज़ से बुरा मान जाता है कि आपने मेरी बात को क्यों नहीं माना। अब इनके बीच में वार्तालाप में बहस होने लग जाती है। तो चाणक्य एक ब्राह्मण थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था उस जमाने में, चाणक्य भी अपनी बात पे अड़े रहे कि आप गलत बोल रहे हैं इस चीज़ को लेके, और ये घमंडी था। तो चाणक्य को बोलता है कि आप मेरे दरबार से निकलिए, और चाणक्य को भगा देता है। तो चाणक्य फिर इसी के दरबार में एक शपथ लेते हैं कि ये चोटी जो मैंने बंधी हुई है, मेरी चोटी खोल देते हो, ये चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा मैं जब तक ये तेरा पूरा शासन को समाप्त न कर दे, मैं एक ऐसा आदमी लेकर आऊँगा। तो धनानंद बहुत ज़्यादा एक हॉटी आदमी कह सकते हैं, घमंडी, बहुत एरोगेंट था कि देख लेते कौन है, आज के टाइम पे कोई सर उठा ही नहीं सकता मेरे सामने। और सच बात है, बहुत ज़्यादा पावरफुल था ये। तो चाणक्य यहाँ से निकल जाते, फिर चाणक्य लगभग बहुत वर्षों तक, एक जैसे जा रहे होते एक रास्ते में इनको एक लड़का दिखता है, और मैंने बताया कि चाणक्य ऐसे ऐसे आदमी नहीं थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी, बहुत समझदार। उन्होंने देख लिया कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ बात है, उन्होंने इसको अपने साथ लेकर तक्षशिला शिक्षा दी, हर तरीके से शास्त्र की शिक्षा दी, शस्त्र की शिक्षा दी, और बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य बनने के बाद फिर धनानंद के शासन को उड़ा दिया। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरीके से इन्होंने इसको पहचाना था, वो इस लेक्चर से थोड़ा अलग हो जाएगा, फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि धनानंद को पहली बार जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण करा था, हारने की स्थिति हो गई थी, मतलब भाग गए थे दोनों के दोनों, चाणक्य और ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बुरी तरीके से आक्रमण करने की कोशिश करी कि सीधे हरा दूंगा मैं, और जैसे अटैक करने के लिए गए उसी समय इसकी पूरी सेना ने, धनानंद ने भगा दिया वापस। फिर बाद में इन्होंने इस एक तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई। ये माना जाता है, आपने कहानी ज़रूर पढ़ी होगी कि ये हार के किस जगह छुप जाते हैं और अपना वेशभूषा बदल लेते हैं कि इनको जो धनानंद की सेना ढूंढ रही होती है कहाँ है ये। तो ये क्या होते हैं, एक जगह जाते हैं और एक महिला होती है जो अपने बेटे को खाना खिला रही होती है। तो बेटा जल्दी से एक कुल्हड़ में बन रहा होता है चावल, उसको एकदम से
बीच में हाथ डाल देता है, उसका पूरा हाथ जल जाता है, चिल्लाता है। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि नहीं ऐसे नहीं, कभी कोई खाना निकालते हैं तो साइड से निकालना चाहिए, क्योंकि गर्म वाला पार्ट सबसे बीचों बीच होता है। तब यहाँ से इनको समझ में आ जाती है चाणक्य को। देखिए छोटी छोटी बातों से आदमी कितनी बातों को निकाल लेते हैं। चाणक्य इसलिए बहुत प्रभावी इंसान माने गए। इन्होंने बोला कि ये बात सही है कि अगर हम इसके डायरेक्टली इसके बीच में राजधानी पर अटैक कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। हमें इसकी साइड धीरे धीरे जो इसका लैंड एरिया है, जो जहाँ पर इसने अपनी टेरिटरी बना रखी है, इस पर धीरे धीरे अटैक करते हैं। क्योंकि धनानंद इतना घमंडी था, विलासी था कि वो ध्यान नहीं देता था। वो सोचता था छोटे मोटे राजा क्या अटैक करेंगे। तो इसने बोला कि चाणक्य ने बोला कि आप धीरे धीरे यहाँ पर आक्रमण करते चारों तरफ से, धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को अपने पास बना लेंगे और फिर इस पर अटैक करेंगे पूरी ताकत से, ये हार जाएगा। और यही देखने को मिला, बाद में सभी मिल के आक्रमण करा और हरा दिया। ये माना जाता है कि धनानंद को तो सिकंदर तक ही हरा सकता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे शासक नहीं थे, बहुत खतरनाक शासक थे। एक तो संकल्प बहुत मजबूत, पावरफुल बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात समझदारी बहुत करते थे वो। तो इसलिए धनानंद को हरा दिया। देखिए धनानंद का एक और स्टोरी में बता दूं, ये कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर के समकालीन कौन था। तो धनानंद की कहानी में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे सिकंदर की लड़ाई होती है। हालांकि सिकंदर को मैं अलग से लेक्चर में बताऊंगा। सिकंदर आक्रमण करने आता है, आपको पता है कि ये इधर वाले नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इलाका है, रीजन है, जो उत्तर पश्चिमी वाला इलाका, जो आपका सिंध वाला इलाका है, फिर यहाँ से अंदर आएंगे कश्मीर वाला इलाका, उस वाले इलाके से सभी आते थे, आप सभी को पता है, आक्रमण करने के लिए। तो ये रास्ते में पहले किस पे आक्रमण करता है, एक आंबी पे राजा करता है, आंबी इस पर आक्रमण करता है। मुल्तान का राजा था आंबी, और इसको जैसे आक्रमण करने के लिए आता, तो भाई सिंपल सी बात है, सिकंदर के बारे में चलिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, नहीं तो फिर अलग हो जाएगी कहानी। पर यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद से डर गया था। कौन, क्या नाम है इसका, सिकंदर की सेना छोटी थी धनानंद के मुकाबले में, और कई सेना के इसके सैनिकों ने कहा कि नहीं वापस चल जाओ, ये धनानंद इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं, और सच में बहुत प्रतापी शासक था। और इसलिए फिर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी मैं अगले सिकंदर वाले टॉपिक में बताऊंगा। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, इसको हराने के बाद धनानंद को समाप्त कर दिया जाता है। और याद रखिएगा बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी बनता है। इसके बाद हम इस सेशन को अगला चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।